Assalamu alaikum. My name is Rida Talpur. I'm PMS qualifier 2018 और this is our third lecture regarding IR. आज हम पढ़ने वाले हैं IR की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी which is called realism. इससे पहले कि हम ये जानें कि IR की रियलिज़म थ्योरी कहती क्या है, इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम थ्योरीज पढ़ते क्यों हैं. एज आई टोल्ड इन माई फर्स्ट लेक्चर कि हमने क्या पढ़ना होता है IR में. एक तो हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ने होते हैं, हमने वार को पढ़ना होता है. वार को हम क्यों पढ़ते हैं? हम जंग को इसलिए पढ़ते हैं कि हमने उसके कॉजेज़ जानने होते हैं और फिर हम उस कॉजेज़ को फिर से रिपीट ना करें. तो IR का एक सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है कि हमने पीस को मेंटेन करना है. तो हमने थ्योरीज़ क्यों पढ़नी है IR में? आखिर हमने थ्योरीज़ इसीलिए पढ़नी है कि हम देखें कि जो चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई थी. जो कॉजेज़ होते हैं किसी भी चीज़ के वो हमें थ्योरीज़ बताती हैं और इन्हीं थ्योरीज़ को पढ़ने से हमें पता चलता है कौन सा IR का इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा बहुत कम इम्पॉर्टेंट है और कौन सा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं. तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि रियलिज़म थ्योरी है क्या. रियलिज़म थ्योरी जो है वो वैसे तो जो है बिल्कुल स्टार्ट से अगर देखें हम मिकावेलियन जो है यानी 16-17 सेंचुरी को हम अगर देखें तो उस टाइम पे जो है रियलिज़म थ्योरी का स्टार्ट होता है. उस वक्त के जो फ़िलासफ़र्स थे वो कुछ बातें जो है कि अपने किंग्स को, अपने क्वींस को और अपने लीडर्स को समझाते हैं और फिर वो आगे चलते चलते हमें वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में भी हमें दिखता है. आज भी रियलिज़म थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है. हम 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रियलिज़म थ्योरी के पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको कंक्लूड करेंगे कि रियलिज़म थ्योरी क्या है. सबसे पहली बात जो रियलिस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ और सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि स्टेट्स यानी मुल्क. स्टेट्स आर द मेन एक्टर. वो कहते हैं कि और कोई भी एक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं, विच मीन्स के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो जो है इम्पॉर्टेंस नहीं रखते हैं. सिर्फ स्टेट ही के पास ये हक है कि वो स्टेट के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में फैसला कर सकें. सेकेंड दे से कि पावर ग्रेबिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल और पावर ग्रेबिंग ही हमारा मेन इम्पॉर्टेंट एम होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि रियलिस्ट कहते हैं कि देयर इज़ नो मॉरलिटी और एनार्की है. जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कोई भी सुपीरियर गवर्नमेंट मौजूद नहीं है दुनिया में. जब कोई सुपीरियर गवर्नमेंट ही मौजूद नहीं है तो एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट पर किसी भी तरीके से हमला करता है तो कोई भी स्टेट उसको रोक नहीं सकता. तो वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पावर बढ़ाना है. उससे क्या होगा, जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो दूसरी स्टेट हम पर कोई भी हमला कर नहीं सकेगी. लेकिन अगर एक स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो दूसरी स्टेट्स होती हैं वो भी चाहती हैं कि हम पावरफुल हो जाएं. फिर उससे क्या होता है कि दुनिया में आर्म रेस बढ़ती है. जैसे आज हम देखते हैं कि सऊदी अरब या इंडिया हो गया, ये दूसरे कुछ कंट्रीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा वेपन्स ख़रीदते हैं. वो क्यों ख़रीद रहे हैं? जब वो ख़रीदते हैं तो फिर पाकिस्तान पर भी प्रेशर पड़ता है. जब भी इंडिया ख़रीदेगा तो फिर पाकिस्तान में प्रेशर बढ़ेगा. जब भी सऊदी अरब कुछ ऐसा करेगा तो फिर ईरान पे प्रेशर बढ़ेगा. उससे क्या हो रहा है कि हमारी दुनिया ज़्यादातर जंग की तरफ जा रहे हैं. क्योंकि रियलिस्ट कहते हैं कि जंग होके रहेगी. वो कह रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन की नेचर में ही जंग है, वो है ही सेल्फिश, इसलिए जंग तो हमेशा होनी है. हमने क्या करना है जंग से बचने के लिए? हमने इतना पावरफुल होना है कि हम पर कोई हमला कर ना सके और जिस पर भी हम हमला करें हम उससे जीत जाएं. द थर्ड एलिमेंट इज स्टेटिज्म. मेन एस ऑफ IRs, दे आर कॉल्ड द 3 S's ऑफ IR. उसमें पहला होता है स्टेटिज्म. एज आई टोल्ड बिफोर कि स्टेट्स आर द मेन एक्टर इन इंटरनेशनल अरीना. दैट इज़ द सेम थिंग हियर. जब भी हम IR के क्वेश्चन को तोड़ेंगे, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई IR में स्टेटिज्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो असल में पूछ रहे हैं कि स्टेट्स क्या हैं. तो स्टेटिज्म जो है उसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल अरीना. वो ही जो है पावर ग्रेबिंग करते हैं, वही हर फैसला करते हैं. फिर आ जाता है सेकंड, सेल्फ हेल्प. सेल्फ हेल्प में वो कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड में अनार्की है, यानी कि ऊपर से कोई और गवर्नमेंट नहीं है और क्योंकि मॉरलिटी नहीं है, हर कोई पावर ग्रेबिंग की तरफ भाग रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी मदद आप करनी है. अब हमने अपनी मदद आप कैसे करनी है कि हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर ग्रेब करना है. हमने अपनी जान बचाने के लिए जिस हद तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे. उसके बाद है सर्वाइवल. क्योंकि हमारे पास क्या है, हर कोई अब पावर ग्रेब कर रहा है इंटरनेशनल अरीना में, तो हमने क्या करना है, सर्वाइवल करना है. उस सर्वाइवल के लिए रियलिस्ट कहते हैं चाहे आपको किसी भी हद तक जाना पड़े आप जा सकते हैं.
फिर आ जाता है जीरो सम गेम। अब सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प के लिए रियलिस्ट कहते हैं कि हमने करना क्या है, हमने जीरो सम गेम खेलनी है। जीरो सम गेम की मतलब ये होता है कि हमने अगले से अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो अगर नेगोशिएशन से वो बात नहीं मान रहे तो हमने क्या करना है, हमने फिर उसके सैंक्शन या वॉर वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। यानी हमारा फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो, अगर अगले का नुकसान भी हो रहा है उस चीज़ करने में तो दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। तो रियलिस्ट जो होते हैं क्योंकि वो पावर ग्रेबर हैं तो वो कहते हैं कि पावर जिस भी तरीके से हमें मिले हमने क्या करना है, उसको हासिल करना है। फिर आ जाता है ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली क्या है, सेल्फिश है। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई मॉरलिटी नहीं है, हम इगोइस्टिक हैं, हम हमेशा क्या चाहेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा क्या मिले, अपनी सेटिस्फेक्शन मिले। उस सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, किसी पे भी हमला कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम तो बॉर्न ही जो है सेल्फिश हुए हैं। जब ह्यूमन नेचर बॉर्न सेल्फिश हुई है तो वो हमेशा क्या करेगी, अपना पावर बढ़ाएगी और दूसरों पर हमला करेगी। तो वो कहते हैं जब आप स्टेट में आ जाते हैं यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं तो स्टेट जो है वो इंसानों ही की तरह जो है बिहेव करती है। तो क्योंकि उसको चलाते कौन है, ह्यूमन चलाते, तो वो एक ह्यूमन की नेचर से ही जो है स्टेट चलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि भाई ह्यूमन पर हमने बिलीव नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, देयर इज़ नो मॉरलिटी। ऐसा नहीं है कि आज अगर चाइना हमारा दोस्त है और इंडिया हमारा दुश्मन है तो आगे चल के इंडिया हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ये चाइना हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मॉरलिटी कुछ नहीं होती है, सब लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। तो इसकी वजह से ही वो क्या कहते हैं कि स्टेट मेन एक्टर है। हमारी पूरी जो इंटरनेशनल अरीना चल रही है वो चल रही है पावर ग्रेबिंग पे। पावर ग्रेबिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने सेल्फ हेल्प लेनी है। सेल्फ हेल्प के साथ ही हम क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव के साथ ही जीरो सम गेम होगी और फिर से ये चीज़ वहीं पे आ जाती है। अच्छा, अब इनका एक वे होता है जिससे ये करते हैं, जिससे रियलिज़म जो है वो सेल्फ सर्वाइवल की तरफ आती है। फॉर सपोज अगर कुछ ममालिक ऐसे हैं जो वीकर हैं और एक मुल्क ऐसा हो गया है, एक कंट्री ऐसा हो गया है विच इज़ मच पावरफुल देन अदर्स। फिर यहाँ पर एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए दें तो बैलेंस ऑफ पावर ये होता है कि जब वन कंट्री इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर कंट्री, यानी लेट्स से कि अगर हमारे यहाँ इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है तो अब बैलेंस ऑफ पावर ये होगा कि 2 या 3 और कंट्रीज़ जो होंगे यानी थोड़े से उनसे वीक होंगे, वो क्या करेंगे, अपने आप में अलायंसेस बनाएंगे, यानी एक दूसरे के फॉर अ टाइमिंग साथी हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि वो इंडिया को ज़्यादा पावरफुल नहीं होने देंगे। अब अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में हमें ये अलायंसेस बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन फिर इनके कुछ नुकसानात भी हैं। पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या है। सबसे पहला जो चेंज आता है वो है इक्विलिब्रियम टू डिसइक्विलिब्रियम। देखें जब भी जो नेशंस होती हैं वो एक जोन में जा रही हैं, यानी कि कोई ना ज़्यादा पावरफुल है ना ही ज़्यादा वीकर है। अब क्या हो गया कि एक जब ज़्यादा पावरफुल हो गया तो 3 या 4 स्टेट से मिलकर जब उसे काउंटर करने की कोशिश की, यानी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो हम पर हमला कर दे। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाती है, क्योंकि 3 कंट्रीज एक साथ मिल गए, 4 कंट्रीज 2 कंट्रीज एक साथ एक पार्टी हो गए हैं, एक कंट्री जो है वो अलग हो गया है। फिर दूसरा, नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड बट मैन मेड। बैलेंस ऑफ पावर कभी भी खुद से नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा 2 या 3 स्टेट्स मिलकर बनाते हैं। जब भी कोई ज़्यादा हेजमेनिक होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा तो फिर क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज जो होंगे वो क्या करेंगे कि उसको काउंटर करेंगे। वो कहता है बीओपी फेवर्स स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब ये है कि वो फेवर करता है इस चीज़ को कि दुनिया फिर जंग की तरफ जाएगी, क्योंकि देखिए 3 या 4 कंट्रीज जब मिलके उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने पावर को बढ़ाएंगे। फिर से वो रियलिस्टिक वाले सेकंड नंबर आ गया कि पावर ग्रैबिंग करेंगे। तो वो स्टेटस को जो मेंटेन रखना चाहते हैं उसके लिए वो पावर ग्रैबिंग करके, देखें आप किसी भी अमीर इन सेंस कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, उसके अगर बराबर आना चाहते हैं, आप उसके स्टेटस पे आना चाह रहे हैं तो आप स्टेटस क्या करेंगे, अपना मेंटेन करेंगे। आप भी उस लेवल पर जो है चीज़ें लेकर आएंगे तो वो स्टेटस को हो जाएगा। रियल बीओपी सेल्डम एग्जिस्ट। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सेल्डम, बहुत ही कम ऐसा है कि सच वाला बैलेंस ऑफ पावर कभी क्रिएट हुआ है, क्योंकि अगर एक स्टेट, लेट्स से देयर आर 3 स्टेट्स, स्टेट नंबर 1 स्टेट ए है, फिर बी है, फिर सी है।
इसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है, इसके पास बहुत कम है, इसके पास है ही नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये क्योंकि ज़्यादा हेजमोनिक हो गई है तो ये कहेगा कि भाई मेरे जो है ना मेरी बातें मानी जाएं इस सारे ग्रुप में। वो जो सेकंड वाले हैं वो क्या करेंगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा हो गई है, उनके जो है राइवल के पास भी बहुत ज़्यादा वेपन्स हो गए हैं या पावर हो गया, तो ये क्या करेगा अब ये अपनी जो है कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, पावर ग्रैबिंग की कोशिश करेगा। जब ये कोशिश करेगा तो इससे क्या होगा कि ये भी जो है इंटीमेट हो जाएगा, इसको भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। वो फील करेगा कि नंबर बी कंट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। उससे क्या होगा कि फिर अब ये भी अपना पावर ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। एंड अप क्या होगा कि तीनों कंट्रीज एक दूसरे के भी दुश्मन हो जाएंगे। समटाइम्स आइडेंटिफाइड एज अ पॉलिसी। अब ये कभी कभी पॉलिसी की तरीके से चला जाता है, इसको बैलेंस ऑफ पावर पॉलिसी के हिसाब से। अब अगर आज के ज़माने में आप देखें तो चाइना, अगर आप पॉलिसी को देखें तो चाइना प्लस रशिया, ये बैलेंस ऑफ पावर में इसलिए आए हैं क्योंकि ये इनकी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। वैसे तो चाइना और रशिया खुद भी एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि ये यूएसए के खिलाफ हो गए हैं। इन्होंने एक पॉलिसी के तहत जो है खुद से मिले हैं और इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना स्टार्ट किया है। जब हम वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर जब होगा तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये कैसे बैलेंस ऑफ पावर दे रहे हैं यूएसए को। मेंट फॉर द बिग पावर्स ओनली, स्मॉल पावर एक्ट एज वेट। जैसे मैंने पहले बताया कि कंट्री नंबर ए और बी जो है उनमें ज़्यादा पावरफुल है, सी कंट्री के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ इनके साथ मिल गया है। वो ज़्यादा कंट्रीज इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो राइवल कंट्री है, जो हेजमोनिक कंट्री है, उस पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो सके। तो इनका जो है इस पूरे जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि कंट्री सी जो है उसके पास कुछ देने के लिए नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, वो स्मॉलर कंट्री है, तो उसका पावर डिसीजन जो होगा वो नियर टू निल होगा। बैलेंस ऑफ पावर जब भी दुनिया में आएगा तो फिर आपको उसके पैटर्न नजर आएंगे। वो दो तरीकों से बैलेंस ऑफ पावर आपको नजर आ रहा होता है। हम एक मिसाल लेते हैं डायरेक्ट अपोजिशन की, कि टू नेशन कन्फ्रंट ईच अदर, वो बाकायदे एक दूसरे को जो है कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। अब ये जो है हमें कहाँ नजर आ रहा है आजकल, ये हमें नजर आ रहा है ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को डायरेक्टली अपोजिशन में है। सबको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं और अब ये क्या करते हैं, ये प्रॉक्सी वार्स करते हैं। जहां पर भी आपको सऊदी अरब की जो जिस भी कंट्री में आपको सऊदी अरब की आर्मी या सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी, वहां पर थ्रू प्रॉक्सीज आपको ईरान नजर आएगा। फिर होता है कॉम्पिटिशन, यानी एक नेशन ट्राई करती है ओवर थर्ड पावर या किसी और पावर के थ्रू कि भाई हमने जो है अगले को कमजोर करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये आपको नजर आएगा चाइना वर्सेस यूएसए में। अब चाइना जो है वो पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इस ही लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसे कंटेन क्या करना है, इंडिया। एक्चुअली वो इंडिया को कंटेन नहीं कर रहा, वो एक्चुअली कंटेन कर रहा है यूएसए को। अब फिर आपको यूएसए नज़र आएगा जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इंडिया में। तो ये असल में किसकी कॉम्पिटिशन है, यूएस प्लस चाइना की कंपटीशन है। और वो किसके थ्रू कर रहे हैं, वो दूसरे जो छोटे कंट्रीज हैं उनके थ्रू कर रहे हैं। तो ये थे दो किस्म के पैटर्न जिनसे बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में क्रिएट होता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे भाई हिस्ट्री में हमें बैलेंस ऑफ पावर कहाँ कहाँ नजर आता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कांग्रेस ऑफ वियना में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने क्या किया था कि एक ट्रीटी साइन की, जहाँ पर उन्होंने पार्टीज बनाई थी कि भाई अब जो यूरोपियन पावर्स हैं वो इस तरीके से जो है एक साथ रहेंगे कि जिससे क्या हो कि कोई एक पावर ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। जब कोई एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकेगा तो क्या होगा कि आगे से वॉर्स नहीं होंगी। अब फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि तीन जो है कंट्रीज मिलकर एक पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि एक कंट्री बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल हो रहा था, तो फिर तीन कंट्रीज मिलके एक पावर बनते हैं और फिर दूसरे तीन कंट्रीज यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया बनके दूसरा पावर बनते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, कंटेन कर सके। देखिए सिर्फ जर्मनी इन ब्रिटेन से नहीं लड़ सकता था, उसको इटली की और जापान की जरूरत थी। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ ब्रिटेन भी जो है जर्मनी से या इटली से अकेला नहीं लड़ सकता था। इसीलिए उसने क्या किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स को कॉल आउट किया था कि भाई मुझे हेल्प की कॉल की थी कि भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर आता है अच्छा थर्ड में आता है कि भाई वेस्टर्न ब्लॉक में जो है अमेरिका जो है वो नेटो बनाता है और वो जो सोवियत यूनियन है वो वर्साव पैक्ट बनाता है। इसमें कुछ कंट्रीज इनको ज्वाइन करते हैं, कुछ इनको ज्वाइन करते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। तो इन शॉर्ट हमें जो है बैलेंस ऑफ पावर यहाँ नजर आया था।
तो हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है और कैसे रियलिज्म जो थ्योरिस्ट हैं वो उसको रियलिज्म थ्योरी को कैसे असल में जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि भाई रियलिज्म के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो क्लासिकल रियलिज्म है एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसको हम नियो रियलिज्म कहते हैं। पहले हम क्लासिक रियलिज्म को देखते हैं। हम क्लासिक रियलिज्म को देखेंगे कि थ्यूसिडाइड्स जो थे उन्होंने 16th सेंचुरी में जो है अपने एक प्रिंसिपल्स दिए थे। वैसे तो दोनों रियलिज्म सेम ही हैं, उसमें सबसे पहले वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी वही चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर है, पावर ड्रिवन है। द ड्राइव फॉर पावर एंड द विल टू डोमिनेट आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर से क्या आ गया कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मॉरलिटी, जस्टिस, लॉ, सोसाइटी जो है वो मॉरलिटी का ही कंसेप्ट है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप समझ रहे हैं कि आपने एक स्टेट के साथ जस्टिस किया है तो वो भी आपके साथ ऐसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप अगर समझ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो कोई किसी सोसाइटी की तरह है जो कोई मॉरल या कोई एथिक्स जो है फॉलो करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। द बिहेवियर ऑफ स्टेट इज अ सीकिंग सेल्फ इगोइस्टिक इज मेरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ह्यूमन। वो कहता है कि जैसे उनके सिटीजन्स हैं वो स्टेट उस ही तरीके से बिहेव करती है। इट इज ह्यूमन नेचर दैट एक्सप्लेन व्हाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नेसेसरली पावर पॉलिटिक्स। वही सेम बात कि वो रियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि हम क्या हैं, हम बॉर्न ही जो है सेल्फिश हुए हैं। हम हमेशा जब भी पावरफुल होंगे तो हम दूसरों को दबाएंगे, हम हमेशा चाहेंगे कि हम आगे रहें। तो जब वो स्टेट को रूल करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी पूरा जो स्टेट है वो कहेंगे कि अब हम स्टेट में भी इसी ही तरीके से चलें। थ्यूसिडाइड सजेस्टेड दैट द लॉजिक ऑफ पावर पॉलिटिक्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि पावर पॉलिटिक्स पूरी यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही कंट्री के बारे में है, वो कह रहा है कि सारे कंट्रीज ही ऐसा करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जब भी हम फिर आगे आता है कि 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। फिर से वही बात कि सेम वही चीज़ें हैं, डिफरेंट वर्ड हैं। पास्ट में जो है IR में ये क्वेश्चन आया था स्पेशली CSS में कि 6 जो है प्रिंसिपल्स बताएं जाए। वही सेम चीज़ है कि IR जो है इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉ एंड ह्यूमन नेचर, वही ह्यूमन नेचर पे है। फिर जो है मॉर्गनथाउ यही कहते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है। फिर है कि पावर जो है, पावर ही से अगर आप ज़्यादा पावरफुल हैं तो आप स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल होगी। देयर इज नो फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कभी भी एक नहीं रहता। आज हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि हम ईरान से दोस्ती रखें, कल शायद हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये होगा कि हम इंडिया से अपने रिश्ते ताल्लुकात बेहतर कर दें। तो ये एक मिसाल है नेशनल इंटरेस्ट। हम आगे चल के ज़्यादा मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है कि प्राइवेट मॉरलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक मॉरलिटी। वो कहते हैं कि जो इंसानों की मॉरलिटी है वो स्टेट पर जो है लागू नहीं होती। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में काम कर रहे हैं तो फिर आप इमोशन से काम नहीं करते हैं, आप इमोशंस को हट के अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को देखकर काम करते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस। वो कहते हैं कि इसमें कल्चर का, रिलीजन का, कास्ट का कुछ नहीं जाए। देखिए एक छोटा सा मैं आपको मिसाल दे दूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे वर्क करते हैं। वैसे तो हर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा कश्मीरियों का दुख है, उनको बहुत ज़्यादा पैलेस्टाइन का उनको बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी रिसेंटली जब मलेशिया में जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स की बोट्स आई तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उनको लौटा दिया था। तो इट्स बिकॉज वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं था, वो उन लोगों को अपने कंट्री में नहीं बिठा सकते थे क्योंकि पेंडेमिक था। वो उनको जो है एज अ रेफ्यूजी भी वो उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। तो दो दे वर ऑल्सो मुस्लिम्स, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी पॉलिटिक्स को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये है, दिस इज हाउ रियलिज्म वर्क्स। इसके बाद आता है नियो रियलिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। अब ये जो है वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन है क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जो है रियलिस्ट को भी ये एहसास होता है कि भाई कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, उनकी पहली बात ये है कि स्टेट तो मेन एक्टर हैं ही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। यानी पहले तो वो कह रहे थे कि सिर्फ स्टेट ही मेन एक्टर है, यानी एक कंट्री ही से हर चीज़ चलती है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, नॉन स्टेट एक्टर भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर वो दूसरी बात वही चीज़ वो सेम है उनकी कि वो कहते हैं कि पावर ग्रैबिंग तो क्रूशल है, चाहे कुछ भी हो जाए कंट्रीज़ को क्या करना है, पावर ग्रैबिंग करनी है। लेकिन इनकी सबसे जो चेंज बाद में जो उनमें चेंज आया वो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जंग के लिए। इससे पहले तो वो कह रहे थे कि भाई जंग जो है इनएविटेबल है, जंग तो हमेशा होनी है। और वो क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो बॉर्न सेल्फिश हुए हैं, वो ही चाहते हैं कि जंग करें। लेकिन अब जो नियो रियलिज्म वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, ह्यूमन नेचर
नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंट्रा स्टेट कंपटीशन जो होता है, यानी जब वो एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं या सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रीज को मजबूर करती हैं कि वो क्या करें, वो जंग की तरफ जाएं, वो ज़्यादा पावर ग्रेबिंग की तरफ जाएं। फिर वो कहते हैं वो सेम वही चीज़ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मॉरलिटी नहीं है, इट इज़ यू, आपको ही पावर ग्रेब करना है। तो जो छोटा सा जो डिफरेंस है वो यही है कि वो कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, और इसके अलावा ये कि ह्यूमन नेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर वगैरह की, वो रिस्पॉन्सिबल है कि इंसान इस किस्म के फैसले क्यों करता है। नियो रियलिज्म की भी दो ब्रांचेस हैं, जिसको ऑफेंसिव नियो रियलिज्म एंड डिफेंसिव होता है। ऑफेंसिव जो होती हैं वो क्या है कि वो सर्वाइवल ही के हिसाब से अपना पावर ज़्यादा करना चाहती हैं, वो चाहते हैं कि वो इतने हेजमनिक हो जाएं, इतनी उनकी डोमिनेशन बढ़ जाए कि उन पर कोई हमला कर ना सके। इसका मिसाल हम किसको देंगे, इसका मिसाल इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इवन पाकिस्तान हो गया। इस किस्म के कंट्रीज जो क्या कर रहे हैं कि वो पावर इसलिए ग्रैब करना चाह रहे हैं कि उन पर कोई और हमला कर ना सके। लेकिन फिर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो डिफेंसिव नियो रियलिज्म में आ जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी पावर है, उनको क्या करना है, अब मेंटेन करना है, उनको क्या करना है कि अब उनका जो पावर, उनका जो लेवल है उस पर कोई आ ना सके। उसमें कौन आ जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज आ जाते हैं। सबसे पहले कौन आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, उसके बाद यूके आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, और फिर डिफरेंट दूसरे कंट्रीज आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रियलिज्म क्या है। तो रियलिज्म के हमने 6 मेन पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है, रियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, वो इगोइस्टिक है, वो वार मॉन्गर है। इसलिए क्या है कि जब वो स्टेट को जो है रूल करते हैं तो वो उनको क्या करना चाहिए, उनको पावर ग्रैबिंग करनी चाहिए। पावर ग्रैबिंग हमने क्यों करनी है, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो क्या है, एनार्की में चल रही है, यानी उनके ऊपर कोई और गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि स्टेटिज्म, यानी स्टेट ही मेन एक्टर हैं। स्टेट को चाहिए कि वो क्या करे, सेल्फ हेल्प करे, और उसके लिए वो सर्वाइवल करे। सेल्फ हेल्प के लिए हमने क्या करना है कि जब भी कोई एक गवर्नमेंट जो है, कोई एक कंट्री ऐसा है जो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो अब वो सेल्फ हेल्प के लिए एक तो ये कर रहे हैं कि वो अपना पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पावर बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही। तो फिर 3 या 4 कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, फिर वो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेंगे। हमने उनकी मिसालें पढ़ी, उससे क्या होगा कि कंट्री का मेन जो एजेंडा क्या होता है कि उन्हें करना है अपना सर्वाइवल। वो कहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मॉरलिटी जो है, देयर इज नो मॉरलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसीलिए जो है सर्वाइवल के लिए हमने पावर ग्रैबिंग करना है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि नियो रियलिज्म जो उसकी सेकंड टाइप है, जो ज़्यादा अपडेटेड है, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ स्टेट नहीं है, वो स्टेटिज्म को अब क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश नहीं है, क्योंकि रियलिस्ट तो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर ही की वजह से जंग जो है ना होती है, वार होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वार इरप्ट जो है वो ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं होती है, बल्कि इंटरनेशनल जो पावर पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चल रही है उससे होती है। तो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।